Welcome students, I hope all of you will be fine. Students, today I'm going to recap the all formulas used in the IGCSE and the O levels. सबसे पहले हम मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेजरमेंट्स में हमारे पास दो फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वन ऑफ दम इज़ अ टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम। जब भी आप टाइम पीरियड पेंडुलम का फाइंड करते हैं तो आपने टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस, जितनी भी वाइब्रेशंस आपने की हैं उनका टाइम आपने नोट किया होगा। उस टाइम को टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, देन यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड। अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, तो फार्मूला होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्ज़ हैं, टाइम के यूनिट्स सेकेंड्स हैं। एक फार्मूला तो हमारे पास टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का ये है। आई होप दीज बोथ फार्मूलाज आर क्लियर। द सेकेंड थिंग, अगर हम माइक्रोमीटर से रीडिंग फाइंड करते हैं तो रीडिंग फाइंड करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टाइम्स लीस्ट काउंट, ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर से रीडिंग फाइंड करने के लिए। मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल से ली जाती है, लीस्ट काउंट 0.01 होता है इसका मिलीमीटर में, और सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल से ली जाती है। द सेकेंड थिंग, द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इस चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ओवर टाइम। लेकिन अगर आपके पास एवरेज स्पीड फाइंड करनी है या फिर स्पीड अगर कांस्टेंट हो, ये दोनों बातें आप माइंड में रखिएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, या फिर अगर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यू कैन यूज़ द फार्मूला। एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड ज़ीरो हो जाती है, और अगर उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो फाइनल स्पीड ज़ीरो हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन, आपके पास यूनिट्स का ज़रूर ख्याल रखा करें फार्मूला यूज़ करते वक्त, और यूनिट्स हमेशा ऐसा यूनिट्स आप यूज़ करेंगे। ग्राफ, आपके पास दो ग्राफ हैं। वन ग्राफ इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अनदर ग्राफ इज़ अ स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉर्मली आपका रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है, यू कैन सी ओवर देयर v इज़ कांस्टेंट। अगर आपके पास लाइन ऐसे जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है। अगर कर्व आपका ऐसे मूव कर रहा है तो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, और अगर कर्व मूव करते करते डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे इस तरह हो जाए तो इट मीन्स कि स्पीड यहाँ पे ज़ीरो हो गई है, यानी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में आ गया है। अगर इस लाइन इस तरह से आ रही है तो आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव है, दिस इज़ अ रिटर्न स्पीड, मतलब रिटर्न है, आपके पास नेगेटिव स्पीड आएगी। इट मीन्स कि आपकी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई है। पहले अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था तो अब बैकवर्ड है, या फिर वो अपवर्ड जा रहा था तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो ग्रेडियंट आप निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमेशा स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या चीज़ है, दैट इज़ राइज ओवर रन। कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए फार्मूला भी यूज़ करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो वो भी ठीक है, वो आपके पास स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, ग्रेडियंट ज़ीरो तो स्पीड ज़ीरो, ग्रेडियंट नेगेटिव तो स्पीड भी नेगेटिव। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देख लें, स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन जहाँ स्पीड डिक्रीज़ हो रही है वहाँ एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। दिस वन, इज़ इट क्लियर? आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। दूसरा ग्राफ जिसके बारे में हम बात करें वो स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ये हमारे पास टाइम है ऑन द एक्स एक्सिस, स्पीड ऑन द वाई एक्सिस है। अगर आपके पास ये लाइन है तो ये शो कर रही है कि स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है। स्पीड में इंक्रीज़ आने का मतलब ये है कि आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। ग्रेडियंट इसका जो आप फाइंड करेंगे वो एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपके पास ये कर्व है तो इट मीन्स कि आपका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, अगर एक कर्व इस तरह से है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, और अगर लाइक दिस ये सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर, सॉरी, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरफ जा रही है, तो यू कैन से दैट स्पीड इज़ अ कांस्टेंट। स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। तो ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन को शो करेगा, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपका स्पीड में इंक्रीज़ आया है, यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो। जहाँ एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो हो गया है गाइस, वहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट है, यानी यू कैन राइट ओवर दियर, यहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। द सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आएगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा
दैट एक्सेलरेशन इज़ अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डिक्रीज़ होते होते एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, इट बिकम्स ज़ीरो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास लाइन इस तरह से मूव करेगी लाइक दिस, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं वो है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज़ राइज ओवर रन। ठीक है जी, ये आपके पास राइज ओवर रन आएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। राइज आपके पास वाई एक्सिस से मिलता है आपको कि कितना है, और रन आपके पास मिलता है एक्स एक्सिस से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कर्व पे अगर आपने किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना हो तो फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मैं एक ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी दियर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कलर चूज़ करते हैं रेड। आपसे कहा जाता है जी ये टाइम है, इस टाइम पे बताएं, जब टाइम 10 सेकेंड है तो बताएं क्या एक्सेलरेशन है। तो 10 सेकेंड पे जाके सबसे पहले आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस टेंजेंट का राइज ओवर रन निकालना होगा। राइज आपको मैं फिर बता रहा हूँ अगेन, आपको कहाँ से मिलेगा, आपको वाई एक्सिस से मिलेगा, और रन आपको एक्स एक्सिस से मिलेगा। अभी किस तरह से, लेकिन ये देखें यहाँ से यहाँ तक है। लेट सपोज ये 5 सेकेंड है, 5 से 15 तक, तो 5 से 15 तक कितना रन आ जाएगा, दिस वन इज़ 10। राइज लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 20 है, तो 20/10 करें, आपको मिल जाएगा, आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, ग्रेडियंट माइंड में रखिएगा, ग्रेडियंट निकालते हैं। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ से अगर कभी भी आपने डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे, दैट टेक्निक इज़ अ एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ है। ठीक है जी, आपने एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकाल लिया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि ज़ीरो है यहाँ पे ए, बी और सी, तो ज़ीरो से ए तक स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है, ए से बी तक कांस्टेंट हो गई, फिर बी से सी तक डिक्रीज़ हो रही है। दो टेक्निक्स हैं, अगर आपसे कहा जाए इसके डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने टेक्निक यूज़ करनी है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप चाहें तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लें, या आप इस शेप को डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। 1 आपका ये ट्राइंगल है, सेकंड रेक्टेंगल है, थर्ड ट्राइंगल है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, तो वो ओ से ए तक है। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द स्पीड इज़ कांस्टेंट, वो ए से बी तक है। और फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, तो वो बी से सी तक है। तो फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ निकालने होते हैं, और फिर इनको अगर टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो टोटल इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दें, यानी सारे एरियाज़ को ऐड कर दें, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए, वो फाइंड करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस को फिर डिवाइड करना होगा टोटल टाइम से। टोटल टाइम भी आपको ग्राफ से मिल रहा होता है कि इस पूरे जर्नी में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो आपको मिल जाता है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस लाजमी आपके पास एग्जाम में आता है। सेकेंड थिंग, जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस हैं, और उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। और यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, इवन के रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर मास और एक्सेलरेशन गिवन हो तो। और अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी हो, तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर फॉरवर्ड फोर्स दी हुई है, बैकवर्ड फोर्स दी हुई है, ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए 10 में से 6 को माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्सेस आपके पास पैरेलल नहीं होती हैं, लेट सपोज एक फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने की टेक्निक होती है वो ये कि आपको उनको ज्वाइन करना होता है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। और ये देख लें आप, ये हमने ज्वाइन किया, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। स्केल सपोज कर सकते हैं, या फिर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा है कि स्केल सपोज करना है तो आपने स्केल से ही करना होगा। स्केल से कैसे करेंगे, आप कहेंगे 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, तो 4 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर, और 3 न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर की लाइन हो जाती है। इन लाइन को ड्रॉ करने के बाद जब आप रिजल्टेंट की लाइन चेक करेंगे, ये लेंथ, तो आपको नज़र आएगा कि आपको मालूम हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर है। तो यू कैन से दैट द फोर्स इज़ अ 5 न्यूटन। और ये एंगल भी आप डी से मेजर करके बता सकते हैं कि नॉर्थ साउथ, सॉरी आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो कितना एंगल बन रहा है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। हुक्स लॉ,
हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कहीं पर भी जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पर, उसमें एक्सटेंशन आती है और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एफ इज़ इक्वल टू के ई, कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स है, ओवर एक्सटेंशन है। के निकालना हो, फोर्स एक्सटेंशन को डिवाइड कर दें। अगर कभी ग्राफ दिया हुआ हो आपको फोर्स और एक्सटेंशन का और आपसे कहा जाए यहाँ से ग्राफ से के की वैल्यू निकालें, तो आप किसी भी पॉइंट से पहले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्सटेंशन की वैल्यू निकालेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करके आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ग्राफ है आपके पास, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफ में लेंथ आपको दे दी जाती है और फोर्स दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी हुई है। अब आपसे कहा जाता है एक्सटेंशन फाइंड करें। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर है। जब 4 सेंटीमीटर है कोई फोर्स ही नहीं लग रही थी, लेकिन लेट सपोज जब आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो उस वक्त आपके पास जो यहाँ पे एक्सटेंशन आई है, टोटल लेंथ आई है, वो मान लेते हैं हमारे पास आई है लेट सपोज चलें 12 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गई है, ओरिजिनल लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, तो एक्सटेंशन कितनी आई होगी? तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाएगा फोर्स कितनी थी? 10 न्यूटन। अब आप बताएं के की वैल्यू क्या होगी? यू विल यूज़ द सेम फार्मूला, के इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सटेंशन 10 डिवाइडेड बाई 8, देन यू कैन फाइंड द आंसर। ये मेरे ख्याल है आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 समथिंग, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। सेकंड थिंग, जब हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम आपके पास क्या है? व्हाट इज़ द मोमेंटम? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है, आपको उसका मास मालूम है, लेट्स सपोज 2 kg है, आपको उसकी वेलोसिटी पता है 2 मीटर पर सेकेंड है। एक और ऑब्जेक्ट उसके सामने मौजूद है, उसका मास 1 kg है और अभी वो रेस्ट में है, इनिशियल उसकी स्पीड 0 है, तो उसका मोमेंटम 0 होगा। ऑब्वियसली ये आपके पास हो जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मोमेंटम 0 है। ये जाके इससे टकराता है और कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरे की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज आफ्टर कोलिजन जो 2 kg का मास है ये मूव करना शुरू कर देता है 1 मीटर पर सेकेंड से, और आपसे पूछते हैं बताएं 1 kg मास कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? v स्पीड है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आपने ये सिचुएशन यूज़ करनी है और इजीली टोटल मोमेंटम जब आप यूज़ करेंगे बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आप ये स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे भला? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है जी? 4 + 0। आफ्टर कोलिजन कितना है ये देख लें, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे इसका मास 2 kg था, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 × 1 = 2 प्लस इसका मास 1 था, मल्टीप्लाई बाय v। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास स्पीड क्या आ रही है। 4 में से 2 को माइनस किया, लेट सपोज आपके पास स्पीड आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। ये टेक्निक्स यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं इम्पल्स क्या हुआ है इस मास 2 kg का, तो 2 kg के मोमेंटम का चेंज इम्पल्स है। अगर आप देखें यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना है, यहाँ पे मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे मोमेंटम 4 kg है। कितना चेंज आया? 4 में से 2 को माइनस कर दें, आपको इम्पल्स मालूम हो जाएगा। इम्पल्स फाइंड करने के 2 फार्मूले हैं। चेंज इन मोमेंटम इज़ अ इम्पल्स, ये भी इम्पल्स है, और दूसरा फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। आई होप बोथ फार्मूलाज आर क्लियर। दोनों फार्मूला आपको मालूम है। फोर्स जब आपकी अप्लाई होती है किसी टाइम के लिए, कांटेक्ट में आते हैं 2 ऑब्जेक्ट, उनका प्रोडक्ट आपके पास इम्पल्स कहलाता है। अच्छा जी, सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली मोमेंट के बारे में बात होती है। मोमेंट क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मोमेंट 2 तरह का हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये आपके पास फोर्स लग रही है F1, ये आपके पास फोर्स है F2, इसका डिस्टेंस है D1, इसका डिस्टेंस है D2। मोमेंटम जो आपका
F1 की वजह से है, दैट इज़ F1 D1 हो जाएगा, इट इज़ अ प्रोडक्ट। और जो आपका मोमेंट ये है F2 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज अगर ये 50 है और ये डिस्टेंस 10 है, 10 से 50 तक आपका D1 40 हो गया। लेट सपोज ये 80 है, 80 टू 50 आपके पास क्या आंसर आएगा, दिस वन इज़ 30। तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल देंगे। F1 अगर आपको दी हुई है या F1 आपसे फाइंड करने के लिए कह सकते हैं समटाइम। F2 दी हुई होती है, F2 चले मैं लिख देता हूँ 10 न्यूटन है। आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, इसमें 10 मल्टीप्लाई बाय 30 किया और आप इजीली इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद F1 टाइम्स 40, 10 इंटू 30 300 डिवाइडेड बाय 40। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, 30 को 4 से डिवाइड करके। यू कैन चेक द आंसर, 7 पॉइंट समथिंग आता है। ये आप निकाल सकते हैं, ये आपकी फोर्स आ रही है 7 पॉइंट समथिंग, मेरा ख्याल है आंसर आएगा, ये न्यूटन में आ जाएगी। मोमेंट फाइंड करने के लिए जो मैंने अप्लाई किया इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है। लेकिन फोर्सेस, ये इसका सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फोर्सेस बैलेंस होती हैं। जितनी अपवर्ड फोर्सेस होती है उतनी डाउनवर्ड फोर्सेस होती है। अगर मैं कहूँ 10 न्यूटन यहाँ पे लग रही है, 7 पॉइंट समथिंग न्यूटन, चलें 5 कर देते हैं, 7.5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है, 10 प्लस 7.5, टोटल इज़ हाउ मच, 17.5। तो 17.5 न्यूटन फोर्स ही अपवर्ड भी लग रही होगी पिवट पॉइंट से, यानी कि फोर्सेज आर ऑल्सो बैलेंस। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सेकेंड चीज़ हमारे पास जो आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनमें वर्क का फार्मूला है। वर्क हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्टेंस का। कभी कभी एनर्जी के बारे में भी पूछ लें तो एनर्जी ऑल्सो फाइंड बाय यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता दें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv² है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास m यहाँ मास है, v स्पीड है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh है। आप उसको mgh कहें या वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट कहें, बात एक ही है। ठीक है जी। वेट का फार्मूला होता है w इज़ इक्वल टू mg। आई होप दिस विल बी क्लियर। डेंसिटी अगर आपने निकालनी हो तो मास को वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देते हो। फार्मूला ज़रा सही देखिएगा, फार्मूला ही असल में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आपका फिज़िक्स के अंदर अप्लाई होता है। फार्मूला ज़रूर लिखें, जहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है पहले फार्मूला लिखें वहाँ पे। ठीक है जी। पावर का, जब आप पावर फाइंड करने लगते हो तो पावर का बेसिक फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। चाहे आप वर्क ओवर टाइम लिखें उसको या फिर एनर्जी ओवर टाइम लिखें, बात एक ही है, क्योंकि मैंने बताया वर्क एनर्जी प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। कोई भी एनर्जी जो आपने फाइंड की है उसको आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आ जाएगी। लेकिन ख्याल रखिएगा टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, एनर्जी जाउल्स में होनी चाहिए, तभी पावर के यूनिट वाट्स आपके पास आते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप पावर फाइंड कर रहे हैं तो एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, एक फार्मूला और होता है पावर का, दैट इज़ फोर्स इनटू स्पीड। वो आपके पास है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड। फोर्स को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू कैन फाइंड द पावर। द सेकेंड थिंग यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है वो आपके पास है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी आपके पास है यूज़फुल पावर या यूज़फुल एनर्जी आउटपुट। यूज़फुल एनर्जी होती है आपकी, एक होती है वेस्ट एनर्जी और एक होती है इनपुट। यूज़फुल एनर्जी आउटपुट और टोटल एनर्जी इनपुट, इसका जो रेशियो आपके पास आता है वो आपकी एफिशिएंसी बताता है, और उससे पता चलता है कि आपकी कितनी एनर्जी जो है वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हुई है। लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज में बताता है। ठीक है। और अगर मैं रिलेशनशिप बताऊं कि इनपुट आपके पास जो होती है दैट इनपुट एनर्जी या आपकी दो जगह पे डिवाइड हो जाती है, कुछ आउटपुट में प्लस कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही होती है। ठीक है जी। वेस्ट एनर्जी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम कंसिडर करते हैं यूज़फुल आउटपुट को। जो हमारी यूज़फुल आउटपुट है इसका रोल होता है एफिशिएंसी में। डिपेंड करता है, वही करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल कैटल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी आपकी यूज़फुल है, लेकिन आपने अगर मोटर ऑन की है तो काइनेटिक एनर्जी यूज़फुल है, वहाँ पे हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है फार्मूला, ये पावर की फॉर्म में भी हो सकता है। पावर की फॉर्म में फिर आपका यूज़फुल आउटपुट पावर आ जाएगी और टोटल इनपुट पावर आ जाएगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। प्रेशर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेशर इज़ डायरेक्ट, द बेसिक फार्मूला इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपके पास वेट के भी इक्वल हो सकती है। लेट सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है तो वो जो फोर्स लगाएगा वो उसके वेट के इक्वल होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होता है हमारे पास सम टाइम वेट की इक्वल फोर्स होगी। जब हम लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर में, किसी भी जगह, इवन रिवर में, ओशियंस में और कहीं पर किसी वेसल में इवन, तो वहाँ पर जब हम प्रेशर फाइंड करते हैं तो हमारे पास हाइट ली जाती है, जो टॉप ऑफ द, ये टॉप से ली जाती है हाइट। ठीक है, ये वैल्यू h है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास गिवन होती है नॉर्मली, g की वैल्यू आपको पता होती है, तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला हमारे पास आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम गिवन होती है क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो प्रेशर ऑफ लिक्विड है, लेकिन अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए कि भाई टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा, तो उस पर एक प्रेशर और भी एक्ट कर रहा होता है, वो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आपको बता दिया जाता है 1.0 टाइम्स 10⁵ पास्कल्स होता है, 100,000 पास्कल्स। तो आप लिक्विड के प्रेशर में एटमॉस्फेयर के प्रेशर को ऐड कर देते हैं तो आपको ये टोटल प्रेशर मिल जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुने कि टोटल प्रेशर जो होता है लिक्विड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर, एग्जामिनर क्या करेगा, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछ लेगा और बाकी दो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। आपके पास लिक्विड का प्रेशर भी पूछा जा सकता है, हो सकता है टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रेशर आप उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करेंगे तो आपको लिक्विड का प्रेशर मिलेगा। ये आपको खुद डिसाइड करना होता है देखकर कि कौन सा प्रेशर आपके पास वहाँ पे गिवन है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू गाइज सो मच।